प्रज्ञा एक स्मार्ट और प्रतिभाशाली छात्रा थी। स्कूल में उसकी प्रतिस्पर्धा बहुत तेज थी। हर बार वह अपने अंकों को लेकर बेहद उत्साहित और कभी कभी चिंतित भी रहती थी। उसकी उम्मीदें और आत्ममूल्यांकन का आधार तभी मजबूत होता था जब उसके नंबर अच्छे होते, परंतु जब परिणाम ठीक नहीं आते या उसकी अपेक्षा से कम अंक मिलते तो उसका मन उदास हो जाता। वह अपने प्रदर्शन को लेकर काफी सतर्क और संवेदनशील थी। घर पर भी वह अक्सर खुद को बहुमूल्य समझने का बड़ा प्रयास करती, लेकिन भीतर ही भीतर एक अनजाना सा डर जी रहती थी। वह चाहती थी कि वह हर परिस्थिति में बेहतर कर सके, पर कभी कभी उसकी असफलताएं उसे अंदर से तोड़ने लगती। उस समय उसका मन अपने आप से लड़ने लगता। प्रज्ञा का मन बहुत ही जटिल था। वह अपने अंकों का विश्लेषण करती, अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करती और फिर खुद कोसती। उसकी आंखों में यह सवाल छुपा रहता कि क्या मैं सही हूँ? क्या मैं दूसरों से कम क्यों महसूस कर रही हूँ? क्या मैं सही दिशा में चल रही हूँ या नहीं? इन सवालों का जवाब उसे खुद ही खोजना था। उसके द्वारा अपने अंकों को लेकर चल रहा यह आंतरिक संघर्ष छुपा नहीं सकता था। उसकी आंखों में कभी कभी उदासी की झलक दिखती, जैसे उसकी आत्मा में कुछ छिपा हो। वह अपने अनुभव और अपनी असफलता को लेकर बहुत ही संवेदनशील होती। वह कभी कभी अपने ही विचारों में उलझ जाती, सोचने लगती कि क्या उसे अपने प्रदर्शन से अलग होकर भी अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। ये संघर्ष केवल नंबरों का नहीं था, बल्कि उसकी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भी था। उसकी वह खामोशी, जो कभी कभी उसकी हिम्मत की कमी नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी जंग का संकेत थी। वह अपने आप से इतना कहती कि मुझे अभी और भी मजबूत बनना है, अपने अंदर की उस कमजोरियों को समझना और उन्हें दूर करना है। लेकिन फिर भी उसकी प्रतिक्रिया उसकी असामान्य भावना का संकेत देती थी कि वह अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रज्ञा के अंदर झलकती इस संवेदनशीलता और संघर्ष ने उसकी जीवन यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। उससे ये सीख मिली कि हर असफलता ही दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक सीख है। अपने मन के इन संघर्षों को समझना, अपने भीतर छिपे जज्बातों को पहचानना और उन पर विजय पाना ही जीवन का उद्देश्य है। समय के साथ प्रज्ञा ने अपने अंदर छुपे डर और संघर्ष को समझा, अपने अंदर की उस कमजोरता को स्वीकार किया और उसे सुधारने का रास्ता अपनाया। उसने जाना कि अपने आप को न समझना और अपने जज्बातों को दबाना असली समस्या है, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार रहना और अपने अंदर की आवाज को सुनना ही जीवन में सच्चा परिवर्तन लाने का रास्ता है। प्रज्ञा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति का आंतरिक संघर्ष अलग होता है और उसे समझना ही उसकी असली ताकत बनती है। अपने जज्बातों को छुपाना आसान होता है, लेकिन उन्हें पहचानकर उनके साथ लड़ना ही हमें मजबूत बनाता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आत्मखोज और आत्मविश्वास की शक्ति से हम अपने हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। अतुल और कांता प्रसाद एक गांव में रहते थे। अतुल उनका बेटा था जो शहर में पढ़ाई करने के लिए चला गया था। कांता प्रसाद और उनकी पत्नी अतुल की बहुत याद करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उसकी पढ़ाई उसके भविष्य के लिए जरूरी है। कांता प्रसाद अक्सर अतुल के बचपन की यादों में खो जाते थे। उन्हें याद आता था कि कैसे अतुल उनके साथ खेतों में काम करता था, कैसे वह उनके साथ गांव के मेलों में जाता था और कैसे वह उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताता था। ये यादें उनके लिए बहुत कीमती थीं। एक दिन अतुल गांव लौट आया। उसके आने की खबर सुनकर कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। जब अतुल घर पहुंचा तो कांता प्रसाद ने उसे गले से लगा लिया। वे अभी भी उसे अपने गले से लगाए हुए थे, जैसे कि वे उसे फिर से खोना नहीं चाहते थे। अतुल ने अपने आप को उनसे अलग करते हुए कहा, पापा, मैं यहाँ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं आपके साथ रहूंगा। कांता प्रसाद ने अतुल की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, हम तुम्हारी बहुत याद करते थे। हमें खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। हम चाहते हैं कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। अतुल ने कांता प्रसाद और उनकी पत्नी को आश्वासन दिया कि वह अब उनके साथ रहेगा और उनकी देखभाल करेगा। उनके बीच के प्यार और समर्पण को दर्शाती है और ये दिखाती है कि अतीत की यादें वर्तमान में कैसे जीवित रह सकती हैं। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन कुछ पुरानी बातों को लेकर उनके बीच दूरियां बढ़ गई थीं। श्यामलाल, जो घर के बड़े थे, अक्सर रामलाल को उनकी गलतियों के लिए डांटते और फटकार लगाते। रामलाल ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन श्यामलाल का गुस्सा शांत नहीं होता था। एक दिन रामलाल ने तय किया कि वह अपने बड़े भाई से साफ साफ बात करेंगे। वह श्यामलाल के कमरे में गए और उनके सामने बैठ गए। श्यामलाल ने उन्हें देखा और पूछा, क्या बात है रामलाल, क्या चाहिए तुम्हें? रामलाल ने गंभीर होकर कहा, ताऊजी, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए।
मैं तो आपके बेटे के समान हूँ। क्या पिता अपने बेटे को डांटता फटकारता नहीं है? फिर आप तो मेरे बड़े पापा हैं। मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगा। अब आप अतीत की कटु यादों को बिसरा दो और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। श्यामलाल ने रामलाल की बात सुनी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने छोटे भाई को बिना वजह तंग किया है। उन्होंने रामलाल से गले लगकर कहा, मुझे माफ कर दो रामलाल, मैंने तुम्हें बिना वजह डांटा। तुम सही कह रहे हो, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ताऊजी, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब हम साथ मिलकर रहेंगे और पुरानी बातों को भूल जाएंगे। उस दिन के बाद से दोनों भाई फिर से पहले की तरह एक साथ रहने लगे। उन्होंने पुरानी बातों को भुला दिया और एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। गांव के लोग भी उनकी मित्रता को देखकर खुश हुए और उन्हें आदर्श मानने लगे। किसी भी घर में एक न एक ऐसा सदस्य होता है जो दूसरों के स्वास्थ्य और भलाई के प्रति हमेशा सजग रहता है। मेरी मेडिकल की दुकान थी और उसी कारण मेरी पहचान कई डॉक्टरों से हो गई थी। अस्पतालों और क्लिनिकों में अक्सर आना जाना रहता था, इसलिए कई डॉक्टरों से मुलाकात हो चुकी थी और एक भरोसा भी बन गया था। मेरी दुकान का काम भी इस तरह से था कि मुझे कई बार अस्पतालों में जाना पड़ता था और इसके साथ ही मुझे कई डॉक्टरों से मिलने का अवसर मिला था, जिनसे बाद में व्यक्तिगत रूप से भी मेरी पहचान हो गई थी। एक दिन अचानक मुझे तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। पहले तो मैंने इसे सामान्य थकान समझा, लेकिन जब दर्द और बुखार लगातार बढ़ता गया तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हालांकि मैंने अपने दुकान के काम को प्राथमिकता दी थी, लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जब मैंने डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे तुरंत अस्पताल आने की सलाह दी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मुझे जांच करने के बाद आराम की सख्त हिदायत दी। मेरे लिए यह एक नई स्थिति थी क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का इलाज करता था, लेकिन अब मुझे खुद आराम की जरूरत थी। वहीं अस्पताल में बैठते हुए मेरी यादें ताईजी से जुड़ गईं। ताईजी एक बेहद प्यारी और परवाह करने वाली महिला थी। वह हमेशा सबकी देखभाल करती थी, लेकिन खुद अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती थी। कई बार उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आई थी, लेकिन वह कभी किसी से मदद नहीं लेती। मैं उनके बारे में सोच रहा था कि कैसे उन्हें हमेशा अपनी देखभाल करनी चाहिए। शायद यही वजह थी कि अब मुझे आराम की सलाह दी जा रही थी, ताकि मैं अपनी सेहत को बेहतर बना सकूं। अस्पताल से बाहर निकलते हुए मैंने सोचा, अगर मुझे आराम की जरूरत है तो ताईजी को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और तभी मुझे ताईजी की याद आई। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए अपने कामों को तवज्जो दी थी और खुद की देखभाल की कभी जरूरत नहीं समझी। मुझे समझ में आया कि अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो हम दूसरों की मदद भी नहीं कर पाते। उसी पल मैंने तय किया कि अब मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा और ताईजी से भी कहूंगा कि वह अपनी सेहत पर ध्यान दें। ताईजी को ये बात बताने के लिए मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्हें समझाया कि आराम करने और अपनी सेहत का ध्यान रखने से हम लंबी उम्र तक खुशहाल रह सकते हैं। शुरू में वह थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उन्होंने मेरी बात मानी और मुझे यकीन दिलाया कि वह अब अपनी सेहत का ध्यान रखेंगी। ये सोचकर मुझे राहत मिली कि मैं अपनी सेहत के बारे में जागरूक हो गया था और ताईजी को भी इस बात की समझ आ गई थी। अब जब मैं अस्पताल से बाहर आया और आराम करने के लिए घर वापस लौटा तो मुझे महसूस हुआ कि अगर हम अपनी सेहत की देखभाल करेंगे तो हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही सही सोच और सही काम करने की शक्ति होती है। ताईजी से लेकर अपने परिवार तक सभी को यही सलाह देना चाहता था कि हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें एक अच्छे और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। गांव में एक सुंदर सा घर था जहां ताईजी और ताऊजी अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाते हुए बिता चुके थे। ताऊजी हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और ताईजी घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालती थी। दोनों का प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण सभी के लिए एक मिसाल था। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर अब उनकी सेहत की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। ताईजी को हमेशा अपनी सेहत की चिंता होती थी, लेकिन ताऊजी के लिए वह खुद को हमेशा एकदम स्वस्थ रखती थी। वे हमेशा ताऊजी का ख्याल रखती थी, लेकिन अब उनकी उम्र के चलते उन्हें खुद को आराम देना और अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी था। एक दिन जब ताईजी के चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ नजर आईं, तो मैंने उनसे बात की। मेरा काम भी मेडिकल की दुकान पर था और मैंने ताईजी की हालत को ध्यान से देखा। मुझे लगा कि अब ये समय आ गया था कि ताईजी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ताकि वह ताऊजी की देखभाल और अपनी भी देखभाल कर सके। मैं ताईजी के पास गया और धीरे से बोला, ताईजी, अब आप ताऊजी के पास ही बैठी रहोगी और इनका पूरा ध्यान रखोगी।
आप दोनों को आराम करना चाहिए। आपकी उम्र हो गई है और अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप हमेशा ताऊजी का ख्याल रखती रही हैं, लेकिन अब आपको खुद का भी ध्यान रखना होगा। ताईजी को मेरी बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। वह हमेशा यह मानती थी कि परिवार की देखभाल करना उनका कर्तव्य है और खुद की देखभाल की बात कभी उन्हें अपनी प्राथमिकता नहीं लगी। लेकिन मैं जानता था कि अब समय बदल चुका है और उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मैंने आगे कहा, ताईजी, दिशा और निशा यहाँ कुछ ही देर में आ रही हैं। वे दोनों किचन संभाल लेंगी और घर का सारा काम भी वे दोनों कर लेंगी। आपको बस ताऊजी के पास बैठकर आराम करना है। ताईजी कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उनका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बेटा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो सबका ध्यान कैसे रखूंगी। मैं हमेशा यही करती आई हूं कि घर के सभी काम समय पर किए जाएं। मैंने कहा, लेकिन ताईजी, घर के काम करने से ज्यादा जरूरी है आपका स्वस्थ रहना। दिशा और निशा अब बड़ी हो गई हैं। वे दोनों घर के काम को बखूबी संभाल सकती हैं, और अगर आप खुद को आराम नहीं देंगी तो आप ताऊजी की भी सही देखभाल नहीं कर पाएंगी। ताईजी कुछ देर तक सोचती रही और फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बेटा, तुम सही कहते हो। मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मुझे खुद भी आराम की जरूरत है। ये सुनकर मुझे राहत मिली। मुझे लगा जैसे एक बड़ा बोझ मेरे कंधे से उतर गया हो। ताईजी अब अपनी सेहत का ख्याल रखने का वादा कर चुकी थी। मैंने फिर ताईजी से कहा, ताईजी, अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिशा और निशा सब कुछ संभाल लेंगी। आपको बस आराम करना है और ताऊजी का ख्याल रखना है। ताईजी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, मैं समझ गई। अब मैं ताऊजी के पास बैठी रहूंगी और उन्हें आराम करने दूंगी। कुछ समय बाद दिशा और निशा घर आईं। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से किचन संभाला और घर के सभी काम भी पूरे किए। ताईजी और ताऊजी को आराम देने के बाद मैं थोड़ा संतुष्ट महसूस करने लगा। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि ताईजी अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रही थी और घर के बाकी लोग भी जिम्मेदारी से अपने काम संभाल रहे थे। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो न केवल हमारी सेहत प्रभावित होगी, बल्कि हम दूसरों के लिए भी सही तरीके से मदद नहीं कर पाएंगे। ताईजी को इस बात का एहसास हुआ कि आराम करना भी जरूरी है और परिवार के बाकी सदस्य अब उनकी मदद के लिए तैयार हैं। हम सबके जीवन में यह जरूरी है कि हम अपने लिए समय निकालें और खुद की देखभाल करें। ये हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, ताकि हम अपने परिवार और दोस्तों का सही तरीके से ख्याल रख सकें। अतुल अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि अचानक घर का दरवाजा खोला और रामप्रसाद अपने परिवार के साथ घर में दाखिल हो गए। उनका चेहरा गहरी चिंता और थकान से भरा हुआ था। साथ में उनकी पत्नी सरला और दोनों बेटियां राधा और नीना भी थीं। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी चिंता की लकीरें थीं, जैसे कि उन्होंने किसी बड़ी समस्या का सामना किया हो। अतुल, जो अभी तक अपने विचारों में खोया हुआ था, रामप्रसाद के आने से अचानक चौंका। वह थोड़ा चुप हो गया और बिना कुछ कहे रामप्रसाद की ओर देखने लगा। रामप्रसाद का परिवार इस समय बहुत ही सामान्य सा नहीं लग रहा था। उनका आना एक खास कारण की ओर इशारा करता था और अतुल भी अब सोचने लगा कि क्या मामला है। रामप्रसाद घर में प्रवेश करते हुए अपनी पत्नी सरला को अपने पास खींचते हुए बोले, सरला, बैठो, थोड़ा आराम करो। आज का दिन बहुत भारी था और तुम्हें सच में बहुत थकान हो गई है। सरला ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में जो थकान थी वह किसी से छुपी नहीं थी। राधा और नीना, दोनों बेटियां भी नीरस और चुप थीं, जैसे उन्हें कोई गहरी चिंता घेर रही हो। अतुल ने रामप्रसाद की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है? उसका स्वर गंभीर था, क्योंकि वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। रामप्रसाद ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोलते हुए कहा, अतुल, आज हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। घर की सारी स्थिति अचानक बदल गई है। सरला ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ भाई, हम सभी बहुत परेशान हैं। कल रात से ही कुछ अजीब सा हो रहा है। हम लोग अभी तक इस मुश्किल का कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। अतुल ने घबराहट में पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? रामप्रसाद ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कल रात को हमारे खेतों में अचानक एक आग लग गई। हम सब दौड़े, लेकिन आग बहुत बड़ी थी। पत्तियां, घास और लकड़ी सब जलकर राख हो गए। आसपास के लोग भी मदद के लिए आए थे, लेकिन आग बहुत जल्दी फैल गई। हमें समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ। सरला ने कांपते हुए कहा, हमने समझा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब लगता है कि हम सब कुछ खो देंगे। खेत तो जल ही गए
ऊपर से हम सबकी मेहनत का क्या होगा। उसकी आवाज में दर्द और अवसाद साफ झलक रहा था। राधा और नीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे बस अपनी माँ की ओर देख रही थी। उनके लिए ये सब एक भयानक सपना सा लग रहा था। अतुल ने सिर झुका लिया और कुछ देर चुप रहा। वो समझ सकता था कि यह समय किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद कठिन है और राम प्रसाद का परिवार अब दबाव महसूस कर रहा था। लेकिन फिर अतुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, राम प्रसाद, आप घबराओ मत। यह कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर इसका समाधान निकाल सकते हैं। राम प्रसाद ने सिर उठाते हुए कहा, अतुल, तुमसे यही उम्मीद थी। अब हम क्या करें? हमारी खेती पर निर्भरता थी और अब वह पूरी तरह से तबाह हो गई है। अतुल ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारे पास बीमा तो था न? राम प्रसाद ने उत्तर दिया, हाँ, कुछ बीमा लिया था, लेकिन वह कितना मदद करेगा यह नहीं पता। और अगर सरकार से भी कुछ सहायता मिले तो वह कितनी जल्दी आएगी। तभी सरला बोली, तुम ठीक कहते हो अतुल, हम दोनों के लिए यह एक कठिन समय है, लेकिन अगर सब लोग मिलकर कोशिश करें तो कुछ न कुछ हल निकल ही आएगा। अतुल ने तुरंत निर्णय लिया, देखो, हमें हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे वकीलों से बात करूंगा और सरकार से सहायता लेने के रास्ते भी तलाशूंगा। इसके अलावा हमारे गांव में लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, हम उन सब से संपर्क करेंगे। हम सब मिलकर इस मुश्किल से उबर सकते हैं। राम प्रसाद और सरला ने कुछ राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। अतुल जैसे दोस्त और गांव वाले उनके साथ खड़े थे, तो वह निश्चित थे कि कोई हल निकलेगा। राधा और नीना, जो पहले बहुत उदास और घबराई हुई थी, अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। उन्हीं के आसपास का माहौल धीरे धीरे हल्का होने लगा था। वे जानती थी कि कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सब मिलकर हमें इस मुश्किल को पार करना है। कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती जब तक हम सब एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। राम प्रसाद ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, तुम्हारी मदद के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे अतुल, तुमने हमें फिर से उम्मीद दी है। ये कहकर राम प्रसाद और उनका परिवार थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ गया। अब उन्हें यह विश्वास था कि जिस तरह से अतुल और गांव वाले उनके साथ खड़े हैं, वे इस कठिन समय से बाहर निकल सकते हैं। राम प्रसाद और कांता प्रसाद बचपन के साथी थे। दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे थे। दोनों के परिवारों का भी आपस में गहरा संबंध था, परंतु समय के साथ साथ उनके बीच कुछ गलतफहमियां आ गईं, जिसने उनके संबंधों में दरार डाल दी। सालों से दोनों के बीच बातचीत बंद थी। एक दिन राम प्रसाद को पता चला कि कांता प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है। इस बात ने उनके दिल में हलचल मचा दी। राम प्रसाद ये सोचने लगे कि जीवन में क्या चीजें सच में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने महसूस किया कि पुराने गिले शिकवे और नाराजगी केवल दिल का बोझ बढ़ाती है और असली खुशी अपनों के साथ ही मिलती है। उसी शाम राम प्रसाद ने तय किया कि वह कांता प्रसाद से मिलने जाएंगे। जब वे कांता प्रसाद के घर पहुंचे और भीतर आए, तो उनके दिल में वर्षों की नाराजगी और संघर्षों का बोझ था। भीतर आते ही वे कांता प्रसाद के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, यह उनके मन का सच्चा समर्पण था। लेकिन इससे पहले कि राम प्रसाद कुछ कह पाते, कांता प्रसाद ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। इस क्षण में कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और यह आंसू उनके दिलों में छुपी सारी कड़वाहट और गिले शिकवे को धो रहे थे। दोनों की आंखों से बहती गंगा जमुना की धारा इस बात का प्रतीक थी कि प्रेम और मित्रता किसी भी दूरी को पार सकती है। ये वह क्षण था जब दोनों के मन में जमा सारा मैल आंसुओं के साथ बह गया। वर्षों की दूरी और गलतफहमियां एक पल में ही मिट गईं। यह न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक नई शुरुआत थी। राम प्रसाद और कांता प्रसाद ने यह तय किया कि उन छोटी छोटी बातों को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने सच्चे अर्थों में अपनी मित्रता को एक नई शुरुआत दी और यह प्रतिज्ञा की कि हर घड़ी में, चाहे वह खुशी की हो या दुख की, वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। वर्षों बाद की उस शाम का दृश्य अभी भी लोगों के दिलों में ताज़ा था। वह पुराना घर, जो कभी दोनों भाइयों का था, आज फिर से उनके मुक्त हृदय के मिलन का साक्षी बन चुका था। वह क्षण जब दोनों भाइयों ने अपने पुराने गिरवाते मनोमालिन्य को भुलाकर गले लगाए, वह पल उनके परिवार के सदस्यों के लिए गहरा भावुक था। आंखें भर आए थीं, विशेषकर माँ की, जो अपने बेटों को फिर से साथ देखकर अपने दिल के आंसू ना रोक पाई। फूफा जी, बुआ और बाकी परिवार के सदस्य भी उस पल की गरिमा को महसूस कर रहे थे। हर कोई जानता था कि वर्षों के बाद यह मुलाकात बरसों का गिला शिकवा दूर कर एक नई शुरुआत कर सकती थी। उस पल के बाद परिवार के सभी सदस्य भी मुस्कुराने लगे,
लेकिन विशिष्ट रूप से छोटी बहन निशा और छोटी बहन दिशा ने वह मनोहर पल महसूस किया। दोनों बहनों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वे जानती थीं कि यह मुलाकात कितनी आवश्यक और अनमोल थी। जैसे ही इस दृश्य का आनंद लिया गया, निशा और दिशा रसोई घर की ओर मुड़ गईं, चाय नाश्ता बनाने के लिए। परिवार के बाकी सदस्य कुछ समय तक उस नाटकीय माहौल में खामोशी से बैठे रहे। उस सुकून और हल्की सी उमंग में एक अनकहा स्नेह भरा वातावरण बन गया था। लेकिन तभी कमरे में उसकी हल्की खामोशी को अटकाते हुए पूरे घर में एक अनुभूति भर गई। ये निस्तब्धता यादव जी के बेटे अतुल ने तोड़ी, जो हमेशा सकारात्मक और मुखर स्वभाव का था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, अब तो ऐसी शुरुआत हो चुकी है, हमें भी अपने पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करना चाहिए। अब तो बस यही चाहेंगे कि हम सब मिलकर इस नए अध्याय को एक नई दिशा दें। उसकी बातों में अपनेपन और उम्मीद की मिठास थी। परिवार के सदस्य धीरे धीरे एक दूसरे की ओर देखने लगे और उस पल की शक्ति को महसूस किया। वह समय अब केवल पुराने झगड़ों का अंत नहीं था, बल्कि नए संबंधों और नई उम्मीदों का आगाज था। कि रिश्तों का मूल्य कितनी भी पुरानी कड़वाहट क्यों न हो, प्रेम, समर्पण और समझदारी से हमेशा नई शुरुआत की जा सकती है। जज्बा और धैर्य से जीवन में हर मुश्किल असंभव नहीं होती। जीवन में प्यार और स्नेह की मधुरता ही सबसे बड़ा सार है। उस दिन वह घर, वह बैठक, वह खुशी का माहौल सबको ये संदेश दे रहा था कि सही वक्त पर प्यार और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। और इस तरह उनके परिवार ने ये साबित कर दिया कि परिवार में मिलन और प्रेम हर बंधन को तोड़ने में सक्षम है। वह पंचम उत्सव का दिन था। घर में सभी परिवार इकट्ठा थे। खासकर उस समय कुछ अजीब सी खामोशी थी, जो महामारी के कारण फैली अधीरता और अनिश्चितता का प्रतिबिंब थी। सब लोग अपने घरों में कैद थे, पर आज घर की दीवारें अलग ही तरह की ऊर्जा का परिचय दे रही थीं। ताऊजी, जो परिवार के मुखिया और भोले भाले स्वभाव के थे, इन दिनों अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। उनकी आवाज में एक तरह का आत्मविश्वास और सकारात्मकता झलक रही थी। तभी उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा, ताऊजी, एक बात कहूं, कोरोना महामारी ने लोगों के बीच दूरियां जरूर बढ़ाई हैं, पर हमारे लिए कोरोना लकी साबित हुआ है, क्योंकि इसने दो परिवारों की दूरियां मिटाई हैं। ये सुनते ही परिवार के सदस्यों में हल्की हंसी फैल गई। ताऊजी का यह अंदाज, जो अभी भी थोड़ा मुद्रावादी था, सबको हंसने पर मजबूर कर रहा था। हंसते हंसते उनमें से एक ने कहा, ताऊजी, आप सही कह रहे हैं, वाकई कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब तो हमारी बातचीत भी ऑनलाइन शुरू हो गई थी और आज ये हंसी खुशी का दिन भी है। उस हंसी की गूंज कमरे में फैल गई। लेकिन उससे पहले एक बार सोचिए, कैसे महामारी ने दोनों परिवारों के बीच के फासलों को कम कर दिया। जब पहली बार यह वायरस फैला था, तो परिवार वाले अपने अपने घरों में कैद थे। उस समय सबको लगा कि सख्त कदम ही सबको सुरक्षित रख सकते हैं। फिर जिस तरह से समय बीता, उससे पता चला कि जब दिलों में प्रेम और विश्वास होता है, तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। वह दिन भी याद आता है जब दोनों परिवारों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो गया था। एक दूसरे से दूरी बढ़ गई थी, जो कि न चाहते हुए भी दूरियों का कारण बन गई थी। तब सब मानने लगे थे कि सिर्फ दूरी ही जरूरी है। लेकिन जब महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम हुआ, तो परिवार ने फैसला किया कि अब वे फिर से पुराने संबंधों को जिंदा करेंगे। यही तो ताऊजी की बात का सार था। कोरोना ने हमें समझाया कि जब झगड़े, दूरियां और मनमुटाव आएं, तो प्यार और हंसी सबसे बड़ा मरहम होते हैं। यही हंसी पूरे परिवार को फिर से एक सूत्र में बांधने का काम कर गई। ताऊजी की बात ने परिवार में खुशियों की नई रोशनी जगाई। पूरे घर में अब सिर्फ चिंता का माहौल नहीं, बल्कि उम्मीद और हंसी की खनक भी फैलने लगी। सभी को महसूस हुआ कि संकट के बीच भी परम मित्रता और प्यार का रिश्ता मजबूत हो सकता है। कठिनाइयां आएंगी, पर अगर दिल में प्यार हो, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। हंसना, मुस्कुराना और साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करना ही असली विजय है। और आज, इस हंसी के साथ, हमारे दिलों में यह विश्वास भी गहरा हो गया कि कोरोना जैसी विपदा भी हमें और मजबूत बना सकती है। तो वह दिन हम सबके लिए यादगार बन गया, जब हंसी ने फासलों को मिटाया और परिवार के बीच फिर से प्यार की बहार आ गई। और इसी हंसी और प्यार के साथ हम सब ने जाना कि कोई भी संकट जब साथ होता है तो खत्म हो जाता है। जब दुख और दर्द के सागर में भी हंसी की किरण चमक जाती है और दिलों को नया आसरा मिल जाता है। घटना का मुख्य पात्र है कांता प्रसाद और राम प्रसाद, दो बुजुर्ग, जिनकी आंखों में गहरी और अभिभावक जैसी अनुभूति भरी होती है, पर आज उनकी आंखों में आंसू के साथ साथ हंसी की भी रोशनी दिखाई दे रही थी। वह दिन था परिजनों और मित्रों के बीच एक बहुत ही खास समारोह का।
वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार उनके बेटे अतुल का विवाह तय हो चुका था। परिवार वाले बहुत खुश थे, पर साथ ही उन भावुक पलों में एक अजीब सी झिनझुनी भी थी। कांता प्रसाद और राम प्रसाद, दो बुजुर्ग जो अपने बच्चों की खुशी में खुद को भी शामिल करना चाहते थे, वे भी आज की खुशी के बीच संवेदना और प्रेम का मेल देख रहे थे। कुछ पल पहले ही कांता प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की शादी का सपना पूरा होने का सुख तो था, पर एक साथ थोड़ा अवसाद भी था कि उम्र का बंधन है। वहीं राम प्रसाद की आंखें भी नम थीं, पर उनके चेहरे पर मुस्कान की हल्की झलक थी, जैसे उनके भीतर कोई खास तरह का सुकून छिपा हो। उस समय आयोजन की थकान के बीच कुर्सी पर बैठे हुए कांता प्रसाद ने अचानक अपने इशारे से अतुल को कहा। उसने अपने करीब बुलाया और अपने पास बैठने का संकेत दिया। अतुल तुरंत उनके पास आया और कांता प्रसाद ने प्यार और अपनापन भरे स्वर में कहा, बेटा देखो न, हमारी नम आंखों में भी तुम्हारी खुशी का उजाला है। तुम हमारा घर, हमारा सपना और हमारी उम्मीदें हो। ये जो तुम्हारा जीवन नया कदम है, इसे हम सब मिलकर सफल बनाना चाहते हैं। कांता प्रसाद की आवाज में एक अनूठी खुशी और प्रेम का मेल था। उसकी बातें सुनकर राम प्रसाद भी अपनी आंखें पोंछते हुए मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में जो नमावत थी, वही अब एक नई उम्मीद और हंसी में बदल गई थी। ये पल उन सभी के लिए बहुत खास था। वर्षों के संघर्ष, सुख दुख, सुखद यादें और आने वाला भविष्य, सब कुछ इन तीनों के दिल में समा गया। उस समय हंसी और आंसू का मेल इस बात का परिचायक था कि जिंदगी का असली सौंदर्य किसमें है। कांता प्रसाद ने अतुल के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जीवन में सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने प्यार, परिवार और विश्वास को बनाए रखते हैं। आज भी हम नम आंखों से भी हंसी का अनुभव कर सकते हैं। वह पल था जब परिवार के सदस्य, मेहमान और प्रियजन सब उस क्षण में डूब गए। हर चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने महसूस किया कि यही तो जिंदगी है, जहां दर्द भी हंसी में बदल सकता है। जीवन में चाहे जितना भी दुख आए, यदि दिल में प्यार, विश्वास और आपसी समझ हो, तो हर आंसू में भी कभी न कभी मुस्कान छिपी रहती है। कठिनाइयों के बीच भी साथ रहने का मनोबल रखने से ही मस्ती और प्रेम की रोशनी कायम रहती है। और आज जब हम इस कहानी को याद करते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि दर्द और खुशी दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं, और ये दोनों मिलकर ही जीवन के रंगीन और खूबसूरत पल बनाते हैं। अतुल जब अपने दादाजी की बात सुन रहा था, तब उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के मिले-जुले भाव थे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। अतुल बोला, दादाजी, आप सच में ये दुकान मेरे नाम करवा रहे हैं? ये तो मेरे लिए सपनों जैसा है। मैं उस दिन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था जब मेरी खुद की दुकान होगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुमने बचपन से ही मेहनत की है और हमेशा परिवार का नाम रोशन किया है। ये तो तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कितने सपने हैं और इस दुकान से तुम उन्हें साकार कर पाओगे। अतुल ने भावुक होकर कहा, दादाजी, मैं वादा करता हूँ कि इस अवसर का पूरा उपयोग करूंगा और इस दुकान को एक सफल व्यवसाय में बदल दूंगा। आपने मुझे जो भरोसा दिया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। जब मैंने तुम्हें छोटी से देखा था, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम बड़े होकर कुछ बड़ा करोगे। इसके बाद अतुल ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक खुशी की खबर दी। पूरा परिवार बहुत खुश था। उन्होंने उसी दिन महिला सभा बुलाई और उत्सव की योजना बनाई। अतुल की मां ने तुरंत मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया और मिठाई बांटी। अगले कुछ दिनों में अतुल ने दुकान के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उसने मार्केट रिसर्च की, आसपास के कस्टमर्स की पसंद नापसंदों का पता लगाया और अपनी दुकान के लिए एक नया नाम भी सोचा। जब 30 तारीख को दुकानदार बनवारीलाल ने दुकान खाली की, अतुल ने वहां पर अपनी नई शुरुआत की। उसने गांठ बांध ली थी कि वह इस अवसर को पूरी तरह से अपने सपनों का आधार बनाएगा और अपने दादाजी की उम्मीदों को पूरा करेगा। इस नई शुरुआत के साथ ही अतुल ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ कदम बढ़ाया, जहां उसके सपने साकार होने की राह पर थे और उसके दादाजी का विश्वास उसके हर कदम पर उसके साथ था। शहर के पुराने मोहल्ले के एक कोने में एक छोटी सी पर सजग दुकान थी, अतुल जनरल स्टोर। दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन अतुल की मेहनत और व्यवहार ने इसे मोहल्ले की जान बना दिया था। हर ग्राहक से वह मुस्कान के साथ बात करता, बुजुर्गों को मुफ्त में दवा दे देता और बच्चों को चॉकलेट पर छूट देता। लेकिन इन दिनों अतुल के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कारण था उसके ताऊजी, जो चाहते थे कि अतुल दुकान समेटकर शहर के मुख्य बाजार में शिफ्ट हो जाए, जहां मुनाफा कई गुना हो सकता था। ताऊजी का कहना था, ये दुकान बस ठीक ठाक चल रही है,
असली पैसा और तरक्की शहर के दिल में है। अतुल मगर अड़ा था। उसका मानना था कि इस मोहल्ले में उसका जुड़ाव है, उसका आत्मसम्मान है। मैं यहाँ के लोगों के बीच बड़ा हुआ हूँ, मुझे पैसे से ज्यादा सुकून चाहिए, वो ताऊजी से कहता। एक दिन मोहल्ले के बुजुर्ग कांता प्रसाद, जो अतुल के बचपन के संरक्षक जैसे थे, दुकान पर आए। उनके हाथ में नारियल और एक छोटी सी पोटली थी। उन्होंने दुकान के सामने रखी पुरानी कुर्सी पर बैठते हुए आवाज दी, अरे अतुल, जरा पानी तो पिला बेटा। अतुल पानी लेकर आया और बैठ गया। कांता प्रसाद ने धीरे से कहा, अरे अतुल, मुझे पता है तेरी दुकान कितनी अच्छी चलती है। एक कोने में तेरी छोटी सी दुकान है और अस्पताल से बहुत दूर भी बस। तू मेरी बात मान ले, अपने ताऊजी से बहस न कर। कांता प्रसाद ने मुस्कुराते हुए अतुल को डांट दिया। अतुल चौंक गया, पर दादाजी, आप भी चाहते हो मैं दुकान शिफ्ट करूं? कांता प्रसाद मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा हूं कि बहस मत कर। ताऊजी की उम्र हो चली है, उनका अनुभव बहुत है, वो अपनी तरह से सोचते हैं, तू अपनी तरह से, लेकिन बात करने का तरीका ऐसा हो कि रिश्ते ना बिगड़े। अतुल ने सिर झुका लिया। कांता प्रसाद ने आगे कहा, तू जानता है, जब तेरे पापा की तबीयत खराब थी, यही दुकान तेरे लिए सहारा बनी थी। इस मोहल्ले ने तुझे अपनाया है। शहर के बाजार में तुझे दुकान तो मिल जाएगी, लेकिन ये अपनापन नहीं मिलेगा। अतुल की आंखें नम हो गईं। कांता प्रसाद ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया, समझदारी ये नहीं कि तर्क से बहस जीत लो, समझदारी ये है कि रिश्ते भी बने रहे और निर्णय भी सही हो। अगले दिन अतुल ने ताऊजी को घर बुलाया, उन्हें चाय पिलाए और बड़े ही सम्मान के साथ कहा, ताऊजी, आपकी बात सही है, बड़ा बाजार मुनाफे का है, लेकिन मुझे यहाँ संतोष है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, मेरी दुकान में थोड़ी सलाह दें, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। ताऊजी ने पहले तो चश्मे के ऊपर से घूर कर देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, अच्छा है, कम से कम तू बहस तो नहीं कर रहा। हंसी के साथ दोनों ने चाय की चुस्की ली। पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में चौहान जनरल स्टोर वर्षों से लोगों की जरूरतें पूरी करता आ रहा था। ये दुकान चौहान परिवार की पहचान थी, जिसे स्वर्गीय हरिनाथ चौहान ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था। अब उनके दो बेटे सुमित और अतुल दुकान से जुड़े थे। हरिनाथ जी की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा सुमित दुकान संभालता रहा, जबकि छोटा बेटा अतुल पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चला गया और वहीं नौकरी करने लगा। वर्षों तक अतुल का दुकान से कोई लेना देना नहीं रहा, पर जैसे ही पिता की जायदाद का मामला उठा, वह अचानक वापस लौट आया। एक दिन परिवार के बीच दुकान को लेकर बैठक हुई। माँ, सुमित, अतुल और चाचा रामकिशोर सभी बैठे थे। अतुल ने बहुत सहजता से कहा, मुझे लगता है अब दुकान मेरे नाम होनी चाहिए। आखिर पिताजी ने भी चाहा था कि दोनों बेटों को बराबर हिस्सा मिले। सुमित कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखें कह रही थीं कि वो बहुत कुछ सह चुका है। माँ ने हल्का विरोध जताया, बेटा, तू तो सालों से बाहर है, इस दुकान को संभालने की जिम्मेदारी तो सुमित ने ही निभाई है। अतुल ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी, हिस्सा तो सबका बराबर होता है ना। आप चाहे तो सुमित को किराए पर दे दीजिए, पर कागजों में दुकान मेरे नाम कर दीजिए। ये सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ गए। चाचा रामकिशोर ने गुस्से से कहा, भाई साहब, आप ऐसा न करें, दुकान भले ही चलाने के लिए हमें किराए पर दे दे, पर इसे अतुल के नाम पर न करें। सुमित ने धीरे से चाचा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं चाचा, कोई बात नहीं। अगर पिताजी होते तो शायद यही करते। मैं किराए पर ही सही इसे चलाऊंगा, पर इस घर का मान नहीं गिरने दूंगा। अतुल को लगा कि सुमित बहुत कमजोर है, वह आसानी से अधिकार छोड़ देगा। लेकिन सुमित ने धीरे धीरे दुकान में नए बदलाव किए, ऑनलाइन ऑर्डर, डिजिटल पेमेंट, ग्राहकों के लिए वफादारी कार्ड। दुकान फिर से चमक उठी। कुछ महीने बाद अतुल को आर्थिक तंगी आ गई और वह वापस आया, शर्मिंदा, टूटा हुआ। सुमित ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाई, तू मेरे लिए दुकान से ज्यादा जरूरी है। चाहो तो वापस यही काम कर लो, हम साथ मिलकर इसे और ऊंचा उठाएंगे। अतुल की आंखों से आंसू निकल पड़े, माफ कर भाई, मैंने रिश्तों को कागजों से तोला था, पर तूने प्यार और सेवा से सब कुछ जिता लिया। आज चौहान ब्रदर्स स्टोर्स पूरे मोहल्ले में ईमानदारी और भाईचारे की मिसाल बन चुका है। दुकान पर एक फ्रेम में लिखा है, धन से बड़ा रिश्ता है और रिश्तों से बड़ी कोई दुकान नहीं। कांता प्रसाद एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे। अनुशासन उनके स्वभाव का हिस्सा था और जीवन भर उन्होंने हर निर्णय सोच समझकर लिया था। उनकी पत्नी गायत्री देवी एक स्नेही मगर अपने पति की बातों पर पूर्ण विश्वास रखने वाली महिला थी। दो बेटे थे, सुमित, बड़ा बेटा जो शहर जाकर अपने दम पर नौकरी और परिवार बसा चुका था, और अतुल, छोटा बेटा जो अभी तक माता पिता के साथ रहता था और उनकी देखभाल करता था। एक दिन
कांता प्रसाद और राम प्रसाद उनके पुराने मित्र और पड़ोसी बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। बातों बातों में संपत्ति के बंटवारे की चर्चा छिड़ गई। राम प्रसाद ने सलाह दी, भाई कांता, अब उम्र हो चली है, घर प्रॉपर्टी का भविष्य सोचकर दोनों बेटों में बराबरी से बांट दो। ऐसा करने से कल को कोई रंजिश नहीं रहेगी। कांता प्रसाद की आंखें एक पल को ठहर गईं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, रामू, यह मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहे जिसे दे दूं। सुमित से अब हम कोई नाता नहीं रखना चाहते हैं, अब वह हमारा नहीं रहा। सुमित ने तो अपनी अलग दुनिया बसा ली है, उसे हम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। अब तो अतुल ही हमारा बेटा है। सुमित हर महीने माता पिता को पैसे भेजता था, त्योहारों पर तोहफे और पत्र लिखता था, पर कांता प्रसाद की नज़र में ये सब औपचारिकताएं थीं। उन्हें लगता था कि सच्चा बेटा वही है जो उनके पास रहे, उनकी सेवा करे, और वह अतुल था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अतुल दिन भर मोबाइल में उलझा रहता, दोस्तों के साथ घूमता और पिता की संपत्ति के सपने संजोता। घर का कोई काम न करता और मां से बदतमीजी से पेश आता। गायत्री देवी कई बार कांता प्रसाद से कुछ कहती, मगर वह अनसुना कर देते। एक दिन राम प्रसाद ने चुपचाप सुमित को फोन किया और सब बता दिया। सुमित बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक अपने परिवार सहित गांव आ गया। कांता प्रसाद चौंक गए, मगर स्वाभिमान के कारण कुछ नहीं बोले। सुमित ने मां के पैर छुए, पिता को झुककर प्रणाम किया। पापा, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, पर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, सुमित ने धीमे स्वर में कहा। कांता प्रसाद ने कठोरता से कहा, अब सुनने सुनाने का कोई मतलब नहीं। तुमने अपनी दुनिया चुन ली है, हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं। हमारे लिए सिर्फ अतुल ही बेटा है। सुमित की आंखें भर आईं। फिर उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने राम चाचा से सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। गायत्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित ने अगले कुछ दिनों तक मां की जांच करवाई, दवाइयां दिलवाई, घर की मरम्मत करवाए और यहाँ तक कि अतुल के पुराने कर्ज भी चुकाए, बिना किसी को बताए। एक दिन अतुल किसी विवाद में फंस गया और पुलिस उसे ले गई। कांता प्रसाद तब पूरी तरह टूट चुके थे। उसी समय सुमित ने उनका हाथ थामकर कहा, पापा, अब भी अगर मुझे बेटा माने तो मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। पिता की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कांता प्रसाद धीरे से बोले, बेटा, मैंने तुझसे बहुत अन्याय किया। तू दूर था, फिर भी सबसे करीब रहा। कुछ महीने बाद कांता प्रसाद ने अपनी वसीयत में लिखा, मेरी संपत्ति मेरे दोनों बेटों में बराबर बांटी जाए, लेकिन मेरे अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सुमित निभाई, क्योंकि वह सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा अभिमान भी है। रिश्तों की गहराई दूरी से नहीं, दिल से नापी जाती है। जो सच्चे होते हैं वो लौट कर जरूर आते हैं, क्योंकि प्यार लौटाने की नहीं, निभाने की चीज है। कांता प्रसाद उस पुराने चौखट पर बैठा था जहां से वो रोज की तरह सूरज ढलते ही अपने खेतों की ओर देखा करता था, पर आज उसकी निगाहें कहीं और थी। अतीत में उसकी आंखें नम थीं, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और समय की मार साफ दिखती थी। उसी समय राम प्रसाद, उसका छोटा बेटा, जो कुछ सालों से शहर में नौकरी कर रहा था, गांव आया हुआ था। वह अपने पिता के पास चुपचाप बैठ गया। पहले तो दोनों में कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर राम प्रसाद ने धीमे से कहा, बाबूजी, आप इतना उदास क्यों रहते हैं? कुछ तो बताए। कांता प्रसाद ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में नमी अब स्पष्ट रूप से दिख रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जब तू छोटा था ना, तेरी माँ कितनी खुश रहती थी, घर गूंजता था तेरी किलकारियों से। अब सब सूना सूना लगता है। फिर वह कुछ पल रुका और आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश करने लगा। तू तो अब शहर में बस गया है, पर ये घर, ये आंगन अब भी तेरी माँ की हंसी को ढूंढता है। और मैं उस साई को जिसे मैंने जीवन भर साथी माना, रोज महसूस करता हूँ, पर छू नहीं पाता। राम प्रसाद का दिल भर आया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। वह जानता था कि उसकी माँ को गुजरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन बाबूजी के लिए वो समय वही थमा हुआ था। कांता प्रसाद की आंखें फिर छलक गईं। वह आगे बोला, तू जब यहाँ होता है तो लगता है कि कुछ पल फिर लौट आए हैं, पर तू वापस चला जाता है और यह घर फिर अकेला हो जाता है। राम प्रसाद ने उनका हाथ थाम लिया। बाबूजी, मैं समझता हूँ, पर आपकी ये पीड़ा मुझे भी तोड़ देती है। माँ की यादें आपके साथ मेरे भीतर भी जिंदा हैं। हम दोनों ही अधूरे हो गए हैं उनके जाने से। लेकिन फिर वह थोड़ी देर चुप हो गया। उसने सोचा कि इस समय बाबूजी को और भावुक करना ठीक नहीं। राम प्रसाद ने इस समय बात को और आगे बढ़ाना उचित न समझा। वह बस उठकर धीरे से रसोई की ओर गया और अपने बाबूजी की पसंद की चाय बनाने लगा। कांता प्रसाद खामोशी से बैठे रहे, पर उनकी आंखों में भावनाओं का समंदर उमड़ता रहा। थोड़ी देर बाद राम प्रसाद चाय लेकर आया। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी
और सूरज की आखिरी किरणें जब आंगन से विदा ले रही थीं, कांता प्रसाद की आंखों में हल्की सी चमक लौट आई, जैसे मां की कोई स्मृति पल भर को उनके पास आ बैठी हो। गर्मियों की सुबह थी। सूरज की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी और आम के पेड़ की छांव में चारपाई बिछी हुई थी। रमा, परिवार की बुजुर्ग औरत, अपनी चारपाई पर बैठी थी, माथे पर आंचल रखे, आंखों में स्नेह और चेहरे पर वर्षों का अनुभव लिए। तभी अंदर किचन से खुशबू के साथ हंसी की आवाज आई। निशा और दिशा, रमा की पोतियां, हंसती बतियाती हुई नाश्ता लेकर बाहर आ गई। रमा की आंखें चमक उठीं। जैसे ही दोनों बहनें पास आईं, उन्होंने चारपाई की दोनों तरफ जगह बना दी। निशा रमा के दाएं बैठ गई और दिशा बाएं। रमा ने मुस्कुराकर दोनों के सिर पर हाथ रखा, बालों में उंगलियां फेरते हुए स्नेह से बोली, मेरी बच्चियों, जब तुम दोनों पास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे पुराना आंगन फिर से खिल उठा है। दिशा ने प्यार से पूछा, दादी आप रोज ऐसा क्यों कहती हैं? रमा ने गहरी सांस ली और बोली, बिटिया, जब तुम्हारे बाबा और पापा खेतों पर होते थे, मैं अकेली आंगन में बैठी रहती थी। तब यही पेड़, यही चारपाई और यही धूप मेरे साथी होते थे। लेकिन अब जब तुम दोनों होती हो तो इस आंगन में फिर से चहक लौट आई है। निशा ने नाश्ते की थाली रमा के सामने रखी, गर्मा गर्म आलू के पराठे, माखन और आम का अचार। रमा ने मुस्कुराते हुए एक निवाला मुंह में डाला और बोली, तुम दोनों का बनाया खाना अब तुम्हारी माँ से भी अच्छा लगता है। तीनों हंस पड़ी। रमा ने एक पुराना किस्सा सुनाना शुरू किया। जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी तो तुम्हारे परदादा जी बड़े सख्त थे। एक दिन मैंने पहली बार पराठा बनाया, जल गया था पूरा, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे खा लिया। बाद में जब मैंने पूछा तो बोले, रोटी में प्यार हो तो जली भी मीठी लगती है। दिशा और निशा को ये सुनकर हंसी भी आए और एक सीख भी मिली, प्यार से किया गया हर काम सुंदर होता है। फिर रमा ने दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों जिंदगी में जो भी बनो, डॉक्टर, टीचर या अफसर, लेकिन प्यार, धैर्य और सादगी मत छोड़ना। यही घर की औरत की असली ताकत होती है। धीरे धीरे आंगन में चाय की केतली आई और साथ में पड़ोस की चाची भी। बातें लंबी होती गईं, पर उस सुबह की सबसे सुंदर बात यही थी, रमा की ममता और 2 पीढ़ियों का वो प्यारा संवाद जो शब्दों से नहीं, भावों से जुड़ा था। गर्मियों की दोपहर थी। आंगन में आम की घनी छांव तले परिवार इकट्ठा था। पुराने से झूले पर बैठी थी रमा, घर की सबसे बुजुर्ग लेकिन सबसे प्यारी दादी। उनके पास बैठी थी जुड़वा पोतियां निशा और दिशा। पास ही चारपाई पर बैठे थे कांता प्रसाद, रमा के हमसफर, जिनके बाल अब सफेद हो चले थे लेकिन आंखों में अब भी वो चिरपरिचित गहराई थी। रमा ने मुस्कुराते हुए दोनों बहनों को गले लगाया, फिर उनका माथा चूमते हुए भावुक हो उठी। कैसे ये जुड़वा बहनें जब छोटी थी तब छिपकली की तरह मुझसे चिपकी रहती थी, रमा ने हंसते हुए कहा। रात को सरला बेचारी सो नहीं पाती थी। एक बच्ची को चुप कराओ तो दूसरी जाग जाती थी। तब मैं एक को अपने पास सुलाती थी, कभी निशा, कभी दिशा। कितनी बार रात के 3 बजे दूध गर्म करना पड़ा। कांता प्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, और मैं तो कई बार जागकर देखता था कि तुम खुद बिना सोए उन्हें थपकी दे रही हो। रमा ने आंखें बंद कर उन बीते दिनों को याद किया, फिर बोली, इनका पालन पोषण करना सरला के लिए तार पर कसरत करने जैसा था। न जमीन पर गिर सकती थी, न सांस ले सकती थी। आराम से निशा और दिशा एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगी। दिशा बोली, दादी, तब हमें क्या पता था कि हम इतनी मुसीबत देती थी। मुसीबत नहीं बिटिया, वो तो सच्चा सुख था। अब सोचती हूँ तो लगता है कि वो ही सबसे कीमती समय था, रमा ने धीरे से कहा। फिर उन्होंने कांता प्रसाद की ओर मुड़ते हुए कहा, देखो ना कांता जी, अब ये कितनी बड़ी हो गई हैं। एक कॉलेज की टॉपर है और दूसरी स्कूल की सबसे अच्छी डांसर। कल तक जो गोद में बैठती थी, आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। वक्त सच में परिंदा है, उड़ गया आंख झपकते ही। कांता प्रसाद ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहा रमा, हमारी जिंदगी तो जैसे इन बच्चों की परछाई में ही बीत गई। पर एक संतोष है, हमने जो प्यार और मेहनत बोया वो अब फल बनकर हमारे सामने है। रमा ने पोतियों की तरफ देखा, तुम दोनों से एक ही बात कहूंगी, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचो, जड़ें कभी मत भूलना। इस आंगन की मिट्टी, इस घर की दीवारें और इस बूढ़ी माँ की ममता, यही तुम्हारा असली आधार है। निशा ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, हम वादा करते हैं हम कभी नहीं बदलेंगे। आप जैसी ही बनना है हमें। रमा की आंखें नम हो गईं। उसने कांता प्रसाद की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या हमारी मेहनत रंग लाई? कांता प्रसाद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ रमा, हम सफल हुए हैं। उस दोपहर धूप भले ही तेज थी, लेकिन रमा के दिल में एक शीतलता उतर आई थी, संतोष की, प्रेम की
और अगली पीढ़ी के उजले भविष्य की शहर के एक कोने में स्थित था एक साधारण लेकिन आत्मीयता से भरा घर। अतुल, उसकी पत्नी रमा और उनके बूढ़े माता पिता का संयुक्त परिवार। जीवन सादा था पर दिलों में अपनापन था। ये लोग ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे तो दिल से। अतुल की कोई संतान नहीं थी। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन भगवान ने उन्हें अभी तक अपनी औलाद नहीं दी थी। पर रमा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने इस अभाव को कभी किसी पर हावी नहीं होने दिया। एक दिन गांव से एक फोन आया। अतुल के दूर के चचेरे भाई की पत्नी और उनके 2 बच्चे निशा और दिशा एक सड़क दुर्घटना में अनाथ हो गए थे। दोनों बहनों की उम्र क्रमशः 10 और 12 साल थी। सभी रिश्तेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर कोई आगे नहीं आया। तभी अतुल ने रमा से कहा, अगर तू कहे तो हम इन बच्चियों को अपने साथ रख लें। रमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान कह रही थी, इन दोनों के लिए हमारा घर खुला है। और इस तरह निशा और दिशा इस घर में आई, डरी हुई, सहमी हुई, लेकिन समय के साथ रमा की ममता और अतुल की देखभाल ने उन्हें फिर से हंसना सिखाया। दादी उन्हें कहानियां सुनाती, दादाजी होमवर्क में मदद करते। पूरा घर दोबारा चहकने लगा था। साल बीतते गए। निशा अब कॉलेज में थी और दिशा इंटर में। दोनों पढ़ने में होशियार थी और अपने नए माँ पापा की इज्जत करना अच्छे से जानती थी। पर एक दिन जब रमा और अतुल कॉलेज फीस और किताबों के खर्च को लेकर बातें कर रहे थे, तभी अतुल की माँ, जो बहुत शांत स्वभाव की थी, ने एकदम से बात छेड़ी। आपने बहुत बातें कर ली जी, अब मेरी बात भी सुन लो। मैंने निशा और दिशा का कन्यादान करने का निर्णय लिया है। इन दोनों के विवाह का संपूर्ण खर्च मैं करूंगी। सभी चौंक गए। अम्मा आमतौर पर इस तरह ठोस निर्णय नहीं लिया करती थी। अतुल, इन्हें जितना पढ़ना है पढ़ने देना, उन्होंने आगे कहा, और अगर तुम प्राइवेटली आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को निशा दिशा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रमा की आंखें भर आईं। उसने कहा, अम्मा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी। अतुल के पिताजी, जो अब तक चुप थे, धीमे स्वर में बोले, हम तो बेटी के लिए तरस रहे थे। ये अपनी ही तो बेटियां हैं। उस दिन घर में सिर्फ एक निर्णय नहीं हुआ था, बल्कि एक भावनात्मक बंधन का ऐलान हुआ था। अब निशा और दिशा इस घर की बेटियां ही नहीं, बल्कि गौरव बन गई थी। कोई पालतू या अनाथ शब्द नहीं रह गया था। समाज कुछ भी कहे, इस परिवार ने अपना रास्ता खुद चुना। निशा ने बाद में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और दिशा ने मेडिकल में। रमा हर दिन उनके लंच बॉक्स बनाकर उन्हें विदा करती थी। अतुल रात को उनकी पढ़ाई का हाल पूछता था। दादी हर परीक्षा से पहले मंदिर में दिया जलाती थी। सालों बाद जब दोनों बहनों की शादी तय हुई, तो पूरे मोहल्ले में हलचल थी। लोगों ने पूछा, आप तो रिश्तेदार हैं, इतना खर्च क्यों? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। हम केवल उनका कन्यादान नहीं कर रहे, हम अपने भाग्य का दान कर रहे हैं। जब कन्यादान का समय आया, तो रमा और अतुल दोनों की आंखें भर आईं। लेकिन उनके चेहरों पर गर्व था। उनके अपने बच्चे नहीं थे, पर आज वे 2 बेटियां एक सुंदर जीवन की ओर विदा कर रहे थे, अपने संस्कारों, प्रेम और भरोसे के साथ। कभी कभी खून के रिश्ते से ज्यादा गहरे होते हैं दिल से जुड़े रिश्ते। निशा और दिशा जैसी बेटियां इस बात की मिसाल हैं कि अपनाने का नाम ही असली रिश्तेदारी है। अपनी ही तो बेटियां हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक परिवार की सोच है, जो समाज को बदलने की ताकत रखता है। बड़ी बैठक में सभी लोग इकट्ठा थे। दरअसल ये घर का माहौल हमेशा से ऐसा नहीं था। ये दिन खास था, क्योंकि निशा और दिशा करीब 2 साल बाद अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश से घर लौटी थी। घर में रौनक थी, दीवारों पर ताजगी थी और परिवार के चेहरों पर एक अविच्छिन्न खुशी बसी हुई थी। वैसे तो परिवार नियमित रूप से वीडियो कॉल पर सबकी खैर खबर लेता रहता था, लेकिन वास्तविक उपस्थिति का कोई मुकाबला नहीं था। किसी भी सुखद मुलाकात की तरह यह मिलन भी चाय की महक और नाश्ते की खुशबू के संगत माता पिता के प्यार भरे प्रश्नों के साथ और भी ज्यादा मधुर बन गया था। निशा और दिशा एक के बाद एक देश विदेश की अपनी कहानियां साझा कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और हंसी मजाक और पुरानी यादों के बीच सब चाय का कप लिए बैठ गए। यही वह वक्त था जब निशा ने देखा कि चाय ठंडी हो चुकी है। बिना ज्यादा देर किए उसने कहा, आप सब तो बस बातें करने में ही मशगूल हो गए हैं, चाय की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। देखो, ये ठंडी हो गई है, मैं फिर से गर्म करके लाती हूँ। ये कहते हुए वह उठ खड़ी हुई। दिशा, जो निशा की छोटी बहन थी, उसे अकेला काम करता नहीं देख सकती थी। उसने झट से सभी के सामने रखी नाश्ते की खाली प्लेटें उठाई। दोनों बहनें जब किचन की ओर बढ़ी, तो कांता प्रसाद और रमा भावुक हो गए।
जीवन के इस पड़ाव पर अपनी बेटियों को समर्पण और अपनत्व के साथ देखना उनके लिए बड़े गर्व और संतोष की बात थी। वे दोनों अपनी बेटियों को उनके बचपन से अब तक बदलते दौर के साथ देखते आए थे और यही विचार उन आंखों में दिग्बहाट लाता था। किचन में पहुंचकर निशा ने मजाक में कहा, दिशा, याद है कैसे हम बचपन में चाय बनाने के बहाने किचन में माँ की मदद करने जाते थे और खुद ही सब कुछ बिगाड़ देते थे। दिशा हंस पड़ी और बोली, और माँ हम पर हंसती थी, फिर भी धैर्य से हमें सब कुछ सिखाती थी। किचन में वे चाय गरम करने लगी और इसी बीच पुराने गाने गुनगुनाने लगी जो उनके बचपन की यादें ताज़ा कर जाते थे। ये पल सिर्फ चाय गरम करने का नहीं था, बल्कि बीते हुए समय को एक बार फिर जी भरकर जीने का था। कुछ ही देर में उन्होंने चाय को फिर से तैयार कर लिया और बैठक में लौट आईं। जब वे लौट कर आईं, कांता प्रसाद ने उन्हें अपने पास बैठाया और प्यार से कहा, तुम दोनों की यही हंसी और अपनापन हमें हमेशा प्रेरित करता है। इस छोटे से पल में विदेशी धरती पर कमाई गई समृद्धि से कहीं अधिक बहुमूल्य था परिवार का अपनापन, एक दूसरे के साथ बिताया समय और वह प्यार जो वक्त के साथ कभी नहीं मिटता। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।